हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विर की एजुकेशन। तो देखो, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा था और मैं इतने दिनों से कहाँ था, ये सब बताने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ चुका हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तो आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आप लोगों का बिहा बुक का चैप्टर नंबर 6, माई चाइल्डहुड। ये स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की, जिसे कि उनके बुक विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। यह एक ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए इसके राइटर एपीजे अब्दुल कलाम ही है। उनका जन्म मद्रास स्टेट के आइलैंड शहर रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन ने ना तो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की थी और ना ही अधिक धन संपत्ति, लेकिन इन कमियों के बावजूद उनके पास बहुत अधिक आंतरिक विवेक था और आत्मा की सच्ची दयालुता थी। उनके पास एपीजे अब्दुल कलाम की माँ असियामा के रूप में एक आदर्श सहायक थी। फिर यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे सही मायने में याद नहीं आता है कि वह डेली संख्या में कितने लोगों को खाना खिलाती थी, परंतु मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साथ बाहर से आकर खाने वालों की संख्या हमारे अपने फैमिली के सभी मेंबर से अधिक ही थी। अब्दुल कलाम छोटे कद का लड़का, जिसका रूप साधारण था, जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ था। वे लोग अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे, जिसका निर्माण 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। यह एक काफ़ी बड़ा और पक्का मकान था, जो कि चूने और ईंटों का बना हुआ था, और यह मकान रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में था। उनके पिता अनावश्यक सुविधाओं और ऐश्वर्य से बचा करते थे, लेकिन भोजन, दवाई या कपड़ों के रूप में सभी आवश्यकताओं का इंतजाम था। फिर यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वास्तव में मेरा बचपन काफ़ी सुरक्षित था, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूपों से। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो गया था, जब अब्दुल कलाम 8 वर्ष के थे। कुछ कारणों से, जिन्हें कि वे कभी नहीं समझ पाए, बाजार में इमली की गुठलियों की मांग अचानक से बढ़ गई। एपीजे अब्दुल कलाम इमली की गुठलियों को जमा करते थे और उसे मस्जिद वाली गली में किराने की दुकान पर बेच दिया करते थे। एक दिन के संग्रह से उन्हें एक आने की शाही कमाई होती थी और उनका ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उन्हें युद्ध के बारे में कहानियां सुनाया करता था, जिनको बाद में वो न्यूज़पेपर्स के मुख्य न्यूज़ में ढूंढने का कोशिश करते थे। उनका एरिया अलग होने के कारण पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था, लेकिन जल्द ही भारत के संयुक्त सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और इमरजेंसी जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। पहला आघात तो इस रूप में हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया। अब न्यूज़पेपर्स को बंडलों के रूप में बांधना पड़ता था और उन्हें चलती गाड़ी में से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। इसमें अब्दुल कलाम के चचेरा भाई शामसुद्दीन, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था, वह मजबूर हो गया कि वह न्यूज़पेपर के बंडलों को पकड़ने के लिए किसी सहायक हाथ की तलाश करे, और जैसा कि स्वाभाविक था, उस स्थान को एपीजे अब्दुल कलाम ने भर दिया। शामसुद्दीन ने पहली कमाई को प्राप्त करने में अब्दुल कलाम की मदद की। फिर यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं आधी शताब्दी के बाद भी उस गर्व की लहर को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे पहली बार अपनी कमाई करने पर प्राप्त हुई थी। हर एक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है और घर के कुछ विशेष लोगों से कुछ विशेष प्रशिक्षण हासिल करता है। एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला था। उन्हें अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास
और गहरी दयालुता मिली थी, और यही चीज़ें उनके 3 भाइयों और बहन को मिली थी। बचपन में उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। बच्चों के रूप में उन लोगों में से किसी ने भी अपने धार्मिक अंतरों और पालन पोषण में कोई फर्क महसूस नहीं किया था। वास्तव में रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। बाद में उसने अपने पिता से पुजारी के पद को ग्रहण किया। अरविंदन ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया, और शिवप्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाने का ठेकेदार बन गया। श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह के वक्त एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म वाली बोट्स का प्रबंध करता था, जो कि अब्दुल कलाम के घर के निकट रामतीर्थ नामक एक तालाब के बीच में स्थित था। रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं अब्दुल कलाम की माँ और दादी माँ के द्वारा उनके परिवार में बच्चों को सोने के समय सुनाई जाने वाली कहानियाँ होती थी। एक दिन अब्दुल कलाम रामेश्वरम प्रारंभिक स्कूल की 5th क्लास में था, तो उनके क्लास में एक नए टीचर आए। अब्दुल कलाम एक टोपी पहना था, जो कि उनके मुसलमान होने की निशानी थी, और वो हमेशा सामने की रो में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठते थे, जो पवित्र जेनाऊ पहनता था। नए टीचर एक मुसलमान लड़के का एक हिंदू पुरोहित के लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सका। उनके सामाजिक दर्जे के हिसाब से जैसा वह टीचर समझता था, अब्दुल कलाम को पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। अब्दुल कलाम बहुत उदास हुए, और साथ में रामानंद शास्त्री भी। जब अब्दुल कलाम पिछली बेंच पर जाकर बैठे तो रामानंद शास्त्री पूरी तरह निराश दिखाई दे रहा था। अब्दुल कलाम के पिछली बेंच पर चले जाने पर उसका रोता हुआ चेहरा अब्दुल कलाम के ऊपर एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया था। स्कूल के बाद वे लोग घर चले गए और अपने अपने पेरेंट्स को स्कूल वाली घटना के बारे में बताया। फिर लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया और उन लोगों के सामने टीचर से कहा कि उसे मासूम बच्चों के दिलों में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने टीचर से साफ साफ कह दिया, या तो वो माफ़ी मांगे या स्कूल और आइलैंड को छोड़ दे। न केवल टीचर ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया, बल्कि विश्वास की उस प्रबल धारणा ने इस यंग टीचर को आखिरकार सुधार दिया, जिसे कि लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त किया था। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में अलगाव के मामले में बड़ा कठोर था, लेकिन अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ब्राह्मण थे। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सके। वो अब्दुल कलाम के साथ 1 घंटा बिताया करते थे और कहते थे, कलाम, मैं तुम्हारा विकास इस प्रकार करना चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों में हाईली एजुकेटेड लोगों के बराबर खड़े हो सको। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनकी पत्नी एक मुस्लिम लड़के को उसके विधि विधान से पवित्र किए हुए किचन में खाने के लिए बुलाने के विचार से भयभीत हो गई। उसने अब्दुल कलाम के लिए किचन में खाना परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर निराश नहीं हुए और ना ही वे अपनी पत्नी से गुस्सा हुए। इसके बाद भी उन्होंने अपने ही हाथों से भोजन परोसा और अब्दुल कलाम के पास अपना भोजन खाने के लिए बैठ गए। उनकी पत्नी उन लोगों को किचन के दरवाजे के पीछे से देखती है। अब्दुल कलाम थोड़ा हैरान होते हैं, ये सोचकर कि क्या उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने या भोजन करने के बाद फर्श साफ करने के तरीके में
कोई फ़र्क देखा? जब अब्दुल कलाम उनके घर से निकल रहे थे तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने नेक्स्ट वीक के लास्ट में फिर से उन्होंने अपने साथ डिनर करने का न्योता दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी का जो व्यवहार देखें उसके बाद तो कोई भी फिर से आने से पहले अच्छे से सोच लेगा। तो वही अब्दुल कलाम हिचकिचा रहे थे। अब्दुल कलाम की इस हिचकिचाहट को भांपते हुए उन्होंने अब्दुल कलाम से परेशान नहीं होने के लिए कहा और बोले, यदि तुम व्यवस्था को बदलने का एक बार निश्चय कर लो तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट वीक जब अब्दुल कलाम उनके घर गए तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी ने उन्हें अपने किचन के अंदर ले गई और खुद अपने हाथों से उनके लिए भोजन परोसा। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था और भारत की फ्रीडम निश्चित ही थी। भारतीय अपने खुद के भारत का निर्माण करेंगे। फिर अब्दुल कलाम अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर स्टडी करने का परमिशन ली। फिर अब्दुल कलाम के पिताजी अब्दुल कलाम से विचार करते हुए ऊंची आवाज़ में कहते हैं, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें विकास के लिए बाहर जाना होगा। क्या समुद्री पक्षी उड़कर सूर्य के उस पार नहीं जाता है, अकेला बिना किसी घोंसले के? फिर उन्होंने अब्दुल कलाम के माता से, जो कि सहमी हुई थी, खलील जिब्रान के इन शब्दों को कहते हैं, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे ही नहीं हैं, वे खुद जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटियां हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं परंतु तुम में से नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो परंतु अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास खुद के विचार होते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ सच में बहुत ही अच्छा है। तो बस यहीं पे आप लोगों का ये चैप्टर माई चाइल्डहुड भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें।